नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी हेर फेर। यौवन में दो हृदय मिले, बातें हुई, स्वभाव मिले और अंत में विवाह का वचन हुआ। परंतु युवक ने भावी पत्नी की माता की इच्छा पूरी नहीं की। एक मकान उसके नाम खरीद कर न कर सका। माता ने अपनी लाडली को मकान देने वाले दूसरे युवक से ब्याह दिया, परंतु कालचक्र ने भविष्य से खिलवाड़ की। पहले युवक ने धन और यश की माला लेकर 12 बरस बाद अपनी प्रेमिका से भेंट की। भाग्य के हेर फेर ने दोनों को विपरीत परिस्थितियों में कर दिया था, परंतु दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में कटिबद्ध रहे। लाहौर में स्वदेशी प्रदर्शनी की बड़ी धूम थी। दिन छिपते ही वजहदार स्त्री पुरुषों के लाहू ठट के ठठ वहां जा जुटते थे। इस नुमाइश में उद्योग धंधे, कला कौशल की कोई ऐसी चीजें नहीं दिखलाई गई थीं जिससे देश के करोड़ों बेकार युवकों या अभागिनी असहाय स्त्रियों को कोई पेट भरने का धंधा मिले। इसमें सैकड़ों दुकानें ऐसी थीं जिन पर मांग पट्टी से चाक चौबंद सूट बूटधारी युवक सुनहरा चश्मा चढ़ाए अपने दिलचस्प ग्राहकों की आवभगत हंस हंसकर और तीन तीन बल खाकर करने को डटे खड़े रहते थे। इनकी ग्राहिकाएं थीं बहारदार लेडियां, फैशन की पुतलियां या मर्दनुमा साहसी युवतियां जिनका फिजूल खर्ची एक धंधा ही हो गया है। वे सब एक से एक बढ़कर साड़ियां पहने, ऊंची एड़ी के जूते कसे तितलियां बनी फिर रही थीं। प्रत्येक दुकान पर इन्हीं के मतलब का ढेरों माल भरा हुआ था। जहां खड़ी हो जाती युवक दुकानदार आंखें बिछाते, मुस्कुराहट के जाल फैलाते, बलिहारी जाते और झुक झुक कर जिम्नास्टिक जैसी कसरतें करते थे। इन प्रदर्शनियों से और कुछ हो चाहे न हो, पर दो काम तो अवश्य हो जाते हैं। एक तो स्त्रियों को फिजूल सामान खरीदने के संबंध में बहुत काफी उत्तेजना मिल जाती है, जो वे सजे धजे दुकानदारों से दुगने मोल में खरीदती हैं। दूसरे, यारों को आंखें सेंकने का अच्छा स्थान और अवसर मिल जाता है। शाम होते ही युवकों के झुंड टोली बांधकर प्रदर्शनी में आ जाते हैं। 20वीं सदी में पंजाब ने जो अल्हड़ बछेड़ियां पैदा की हैं, वे किस लापरवाही से अपने मनोरंजक धारीदार घुटनों तक लटकते कुर्तों को हवा में फरफराती, सलवार को हिलाती, दुपट्टों को लापरवाही से हवा से अटखेलियां करने का अवसर देती, अपने रूप को रास्ते में बखेरती फिरती हैं। यह सब देखना इन युवकों का सांध्य कृत्य होता है। एक एक की नक्श आलोचना होती है। किसके आंख नाक बाल कैसे हैं, क्रम कैसा है, नजर कैसी है, कौन किसकी बहू बेटी भतीजी भांजी है, किसकी तरफ गर्दन मरोड़ कर देखा, किसने कटाक्षपात किया। यही महान बातें इन पढ़े लिखे सुसभ्य लाहौरी युवकों की चर्चा का विषय होती हैं। वास्तव में ये प्रदर्शनियां स्वदेशी वस्तुओं की नहीं, प्रत्युत विदेशी नुमा प्यारे स्वदेशी युवक युवतियों की होती हैं। यही कारण है कि इनमें कोई नवीनता न रहने पर भी, फिजूल खर्च होने पर भी शाम से जो भीड़ का जमघट जुटता है तो आधी रात तक रहता ही है। बसंतलाल हृष्ट पुष्ट जवान थे, आंखों में रस था और चेहरा दमकता हुआ जिससे प्रतिभा झलकती थी। काव्य के प्रेमी और सौंदर्य के उपासक, उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का बड़ा शौक था। कश्मीर, मसूरी, शिमला सब उनका देखा हुआ था। वह बनारस के निवासी थे, प्रकृत साहित्यिक थे, हिंदी के प्रेमी थे, कवि और लेखक भी। अभी अनुभव और विद्या प्रौढ़ता न थी, पर कलम में ओज और रस था। उनके यश की चांदनी धीरे धीरे हिंदुस्तान भर में फैलती जा रही थी। अपने 3-4 लाहौरी मित्रों के साथ एक दिन बसंतलाल भी प्रदर्शनी में गए। वह पूरब के पर्दे के अभ्यस्त थे। पूर्व भारत में पर्दा उठा है सही, पर उसे पर्दा उठना नहीं कह सकते। वहां की पर्दे में कुचली हुई, मुरझाई हुई, पिलपिली, बासी ककड़ी के समान स्त्रियों को उन्होंने महिला रूप में देखा था। अब जो यहाँ पंजाब में आए तो पंजाबी बछेड़ियों को देखकर दंग रह गए। महीन तबीयत के आदमी थे, रूप किसी का पसंद ना आता था। वह कवित्व की दृष्टि से देखते एक आध हैब दिखलाई ही पड़ जाता। उन्हें यहाँ सबसे बुरा तो यह मालूम हुआ कि वे स्वस्थ, सुंदर, कनक छरी सी युवती लड़कियां और ललनाएं किस लापरवाही और फूहड़ ढंग से खोमचे वालों के इर्द गिर्द बैठकर दनादन पत्ते चाट रही हैं। वह पर्दे के पक्षपाती तो नहीं, पर मर्यादा, सुघराई और शिष्टाचार के हिमायती थे। सोचने लगे, ये हुड़दंगी बछेड़ियां हैं या भले घर की लड़कियां। किसी भले आदमी की तनख्वाह तो ये आलू छोरों की चाट में ही उड़ा दे सकती है। सब मित्र घूम रहे थे, बातचीत का जोर बंधता ही जाता था। विवाद के मुख्य विषय थे ताकि फिल्म और हिंदी। एक मित्र ने कहा, ताकि फिल्मों का जैसे जैसे ज्यादा जोर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे देश में हिंदी का प्रचार भी खूब बढ़ रहा है। हिंदी उर्दू का भेद भी मिटता जा रहा है। दूसरे ने कहा, अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत शीघ्र पंजाब में भी हिंदी ही नहीं हो जाएगी। यहाँ औरतों ने तो राष्ट्रभाषा को बहुत कुछ अपना लिया है।
सिर्फ विलायती सभ्यता प्रेमी मर्द लोगों में ही अभी तक अंग्रेजी का बोलबाला है। शायद ये लोग अंग्रेजी से राष्ट्रभाषा का काम लेना चाहते हैं। इनकी आंखें कब खुलेंगी? शहर में सुलोचना की ताजी फिल्म आई थी यार, लोगों ने उसकी भी चर्चा उठा दी। एक मित्र लगे सुलोचना के नख शिख की आलोचना करने। उस आलोचना में कुछ सौंदर्य ज्ञान था, कुछ भावुकता, कवित्व और कुछ आवेश। यार लोग सुन रहे थे, हंस रहे थे, फड़क रहे थे। वह मित्र सुलोचना का आपे से बाहर होकर नख शिख वर्णन कर रहे थे। एकाएक एक दूसरे मित्र ने कहा, उस्ताद, इस रूप की प्रदर्शनी में सुलोचना के जोड़ की कोई चीज टटोली जाए। एक जोर के ठहाके के साथ प्रस्ताव का जोरों से अनुमोदन और समर्थन हुआ। मंडली सुलोचना की एक एक प्रतिमूर्ति की तलाश में प्रदर्शनी में घूमने लगी। वे लोग प्रत्येक स्त्री को, युवती को, कुमारी को देखने अपनी नजरों में तोड़ने लगे। एकाएक बसंतलाल चिल्ला उठे। जिसे देखकर वह चिल्लाए थे उसने चौंक कर उनकी ओर देखा। आंखें चार हुईं और फिर झुक गईं। मित्रों ने पूछा, क्या हुआ? बसंतलाल ने एक युवती की ओर संकेत किया। सचमुच वहां 5 साल पहले की सुलोचना खड़ी अपनी माधुरी बखेर रही थी। वही कद, वही रंग रूप, वही सुडौल शरीर, वही रसीली आंखें, वही मुस्कुराते हुए होंठ। युवती की अवस्था 19-20 वर्ष की थी। उसे देखकर मित्र मंडली स्तंभित रह गई। ऐसा मनोहर रूप, रंग, शरीर सदा देखने को नहीं मिलता। सुंदरी किसी दुकान पर एक जरी कोर की सफेद साड़ी खरीदने में व्यस्त थी। साथ में माता और एक नौकर था। मित्रों की पार्टी दूर ही से इस रूप सरिता का रसपान करने लगी। बसंतलाल के हृदय के किसी अज्ञात स्थल पर एक नवीन वेदना उत्पन्न हुई। वह विकल होकर और भी गंभीरता से उसे देखने लगे। कुछ ही देर यह मूक किंतु चंचल अभिनय हुआ होगा कि किसी ने पीछे से बसंतलाल के कंधे को छुआ। देखा, उनके चिरपरिचित पंडित धरानंद हैं। दोनों मित्र मिले। कुशल प्रश्न के बाद पंडित जी का ध्यान उस परिवार की ओर गया जिस पर मित्र मंडली के नेत्र भ्रमर की भांति मंडरा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे माताजी हैं। वह आगे बढ़े, माताजी से मिले और बसंतलाल को बुलाकर उनसे मिलाया, परिचय दिया, तारीफ की। माताजी ने कहा, मुझे तो पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता, किंतु मेरी कन्या आपके लेख बड़े चाव से पढ़ती रहती है। आपसे मिलने से बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बसंतलाल का कन्या से भी परिचय करा दिया। फिर दोनों मित्रों को चाय का निमंत्रण देकर आगे बढ़ गईं। बसंतलाल ने सब कुछ पा लिया। चाय पान तो हुआ ही, साथ ही बहुत सी गपशप भी हुई। बसंतलाल ने देखा, हेमलता केवल अद्वितीय सुंदरी ही नहीं, असाधारण बुद्धिमती और विदुषी भी है। पीछे उन्हें यह भी मालूम हो गया कि वह भी एक ही तैयारी में है। कन्या भी बसंतलाल के रूप, गुण, सरलता और भावुकता से बहुत प्रभावित हुई। उसकी आंखों के लजीले भाव, मंद मंद हंसने की अदा और क्षण क्षण पर गोरे गोरे गालों पर खेल करने वाली लाली ने बसंतलाल को कुछ और ही तत्व समझा दिया। बसंतलाल की आत्मा मानो झकझोरी सी गई। वह कुछ विकल, कुछ चंचल और कुछ अप्रतिभ से होकर उस दिन वहां से उठ आए, पर उस चितेरी की चितवन की कूची से जो चित्र चित्त पर चित्रित हो गया था वह मिटाया नहीं मिटता था। परंतु मिलने और आने जाने का रास्ता तो खुल ही गया था। वह खुला ही रहा। प्रायः प्रत्येक संध्या उनकी वहीं बीतती। कभी कभी भोजन भी वहीं होता। अनेक बार उन्हें बालिका से एकांत में बात करने का अवसर भी मिला। अंतन उन्होंने अपना निवेदन कन्या से कह ही दिया। कन्या ने लजीले स्वर में मुस्कुराकर कहा, जहां माता पिता विवाह कर दें वहीं ठीक है। उसकी लाज और मुस्कुराहट की गंगा यमुना के बीच अनुमति की सरस्वती छिपी हुई सरसा रही थी। बसंतलाल ने मानो चांद पाया। उन्होंने धरानंद जी के द्वारा संदेश भेजा। इस संदेश पर विचार होने लगा। उनके कुलवंश और आय व्यय की जांच होने लगी। अंत में एक दिन कन्या की माता ने कह दिया, और सब तो ठीक है, पर इनकी आमदनी यथेष्ट नहीं, यही बात विचारणीय है। बसंतलाल जी की आय 200 रुपए माहवार थी। यही उनकी संपत्ति थी। इसमें संदेह नहीं कि अपनी मौजूदा आमदनी को लेकर वह राय साहब की अमीरी में पली पुत्री हेमलता को सुख से नहीं रख सकते थे। पर यह बात उन्होंने हेमलता से कह दी थी और हेमलता ने उन्हें आश्वासन दिया था, हम लोग सीधे सादे ढंग से रहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, काव्य और साहित्य में मस्त रहेंगे, दुनिया को हेच समझेंगे। मैं धन दौलत नहीं चाहती, तुम्हें प्यार करती हूँ और ईश्वर चाहेगा तो हमारी आमदनी बढ़ते देर न लगेगी। मैं विवाह रुपए से नहीं, तुमसे करना चाहती हूँ, परंतु यह सब व्यर्थ हुआ। बसंतलाल की बात स्वीकार नहीं की गई। हेमलता की माता की हठ थी कि 25,000 मूल्य की जायदाद मेरी लड़की के नाम जो कर देगा, उसी के साथ मैं अपनी लड़की की शादी कर सकती हूँ। यदि बसंतलाल हेमलता से विवाह करना चाहते हो तो 25,000 का एक मकान खरीद कर पहले उसके नाम लिख दें।
जो मेरी कन्या को आलीशान मकान में नहीं रख सकता वह उसे पाने के योग्य कदापि नहीं। बसंतलाल अति मर्माहत होकर लाहौर से चले आए। चलती बार उन्होंने हेमलता से अंतिम भेंट की, उसमें दोनों आंसुओं का ही विनिमय कर सके। 12 बरस बाद बसंतलाल अब हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति देदीप्यमान थे। लाहौर में अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की धूम थी। बसंतलाल सभापति बनकर आए थे। उनके रूप रंग में बहुत अंतर हो गया था। अपनी लिखी पुस्तकों से उन्हें हजारों रुपए की आय हो रही थी। कई प्रांतों में उनकी किताबें M.Ed तक कोर्स में थीं। बड़े बड़े राज परिवारों में उनकी प्रतिष्ठा थी। लाहौर नगर में उनका जुलूस बड़ी शान के साथ निकला। सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आखिरी दिन उन्हें एक पुर्जा मिला। उसमें केवल इतना लिखा था, पत्रवाहक के साथ कुछ क्षणों के लिए आइए। अवश्य बसंतलाल ने पत्रवाहक को देखा। एक वृद्ध नौकर था। पूछने पर उसने बताया, बीबी जी ने बुलाया है। बीबी जी कौन है यह वह नहीं बता सका। उन्होंने इस कार्य के औचित्य पर कुछ विचार किया। उन्हें कौतूहल हुआ और अंत में उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। वह उसके साथ चल दिए। एक गली में वह उन्हें ले गया। मकान में घुसकर उन्होंने देखा। मकान साधारण और पुराना है किंतु खूब साफ है। दालान में 2 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। मेज पर एक साफ कपड़ा बिछा था। भृत्य ने कुर्सी पर बैठने को कहा। बसंतलाल के बैठ जाने पर वह भीतर चला गया और थोड़ी देर में कुछ फल लाकर आगे धर दिए। मन न होने पर भी बसंतलाल ने फल खाए। वह समझ ही न सकते थे कि मामला क्या था। उन्होंने भृत्य से कहा, मुझे जिन्होंने बुलाया है वह कहाँ है? मैं अधिक ठहर नहीं सकता। बूढ़े ने कहा, वह क्षण भर में अभी आती है। क्षण भर में वह आई। बसंतलाल ने पहचान लिया। हेमलता है। वह उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, आप? मैंने यही सोचा था। हेमलता ने शांत स्वर में कहा, बैठिए। आप प्रसन्न तो हैं? बसंतलाल ने देखा वह दुबली फीकी रोगी हो रही है। उसके रसीले नेत्रों का वह तेज सदा हंसते हुए चेहरे की वह चमक सब मिट चुकी है। आंखों के चारों ओर कालौस दौड़ रही है। वह रूप लावण्य जाता रहा है। उनका कलेजा हिल गया। हेमलता की बात उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने पूछा, परंतु आपको मैं इस दशा में देखने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता था। हेमलता ने हंसकर कहा, आप साहित्यिक हैं अवश्य, किंतु सभी बातों की कल्पना तो आप कर नहीं सकते। कवि की कल्पनाएं तो काल्पनिक होती हैं। वस्तु दर्शन तो दुखियों को ही होता है। बसंतलाल उस हंसी को न देख सके। उनकी आंखें भर आईं। हेमलता भी रोई। बसंतलाल ने उसे अपने जीवन की व्यथा कहने को विवश किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? जेल में। कुछ जाल करने के जुर्म में उन्हें 7 वर्ष की जेल हुई है। अभी 2.5 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। मैंने सुना था उनकी बहुत जायदाद थी और वह बड़े आदमी थे। किसी स्टेट में सेक्रेटरी थे। अपनी जायदाद मेरे नाम लिखकर ही उन्होंने मुझसे ब्याह करने में कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि माताजी की कमजोरी को उन्होंने ठीक समझ लिया था। पर पीछे मालूम हुआ कि जायदाद उनकी सब पहले ही रहन थी। उन पर काफी कर्ज था। उनका वह हिबेनामा पीछे नाजायज ठहरा। सब जायदाद नीलाम हो गई। कुछ भी न बचा। उन्हें शराब पीने की अजहद आदत थी और शराब के साथ जो दुर्गुण हो जाते हैं वे भी उनमें आ गए थे। नौकरी जाती रही मुझे माताजी से। जो कुछ मिला था वह भी खर्च हो गया। माताजी कहाँ हैं? उनका तो स्वर्गवास हो गया। बसंतलाल का कलेजा मुंह को आ रहा था। उन्होंने कहा, क्षमा करना, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी गुजर कैसे होती है। रंग ढंग से तो कुछ कुछ समझ गया हूँ। हेमलता ने ठंडी सांस भरकर कहा, यहाँ कन्या पाठशाला में एक नौकरी मिल रही है। 10 रुपए मिलते हैं। 5 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई में भी काफी खर्च हो जाता है। बसंतलाल चुपचाप कुछ सोचने लगे। उन्होंने आंख उठाकर हेमलता को देखना चाहा, पर देख न सके। हेमलता ने हंसकर पूछा, वह कैसी हैं? कभी दिखलाइएगा नहीं? बसंतलाल भी हंस दिए। उन्होंने एक बार हेमलता की ओर देखा और फिर अन्यत्र देखते हुए कहा, विवाह मेरे भाग्य में न था लता। मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का प्रण करके ही लाहौर छोड़ा था। हेमलता के सुंदर होंठ कांपने लगे। उसने उसी भांति कांपते हुए कहा, क्यों, क्या भूल गई? उस रोज हम लोगों ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तुमने कहा था मर्द कभी प्रतिज्ञा नहीं निभाते। उस समय मैं चुप हो गया था। आज भी चुप हूं। जीवन के अंत में यदि मिल सकोगी तो कहूंगा, देखो ये मर्द की प्रतिज्ञा। हेमलता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह न सकी। वह बड़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद साहस करके बसंतलाल ने कहा, लता, क्या तुम्हारे मन में मेरा कुछ आदर है? आदर? सिर्फ आदर?
हेमलता ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखकर कहा। बसंतलाल ने इस बार धरती की ओर ताक कर कहा, हाँ लता, सिर्फ आदर ही की बात मैं पूछता हूँ, और कोई बात जबान पर न लाना। हेमलता ने कंपित स्वर में कहा, मैं आपका देवता की भांति आदर करती हूँ, तब तुम मेरी बात सुनो। पति के लौट आने तक मेरा कुछ धन ग्रहण कर लो। हेमलता के आंसू सूख गए। उसने कहा, मेरा पति पतित तो है, पर मैं पति पतित की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगी। आपका धन मैं नहीं लूंगी, मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु आप मेरी एक बात माने तो कहो, आप अवश्य ही ब्याह कर लें। मैं विनती करती हूँ, हाँ हाँ खाती हूँ। यदि मेरा दुख दूर किया चाहते हो तो। वह धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। बसंतलाल का धैर्य च्युत हो रहा था। उन्होंने कहा, उठो लता, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, मेरे सामने इतना न तड़पो, तुम्हारा यह वेश ही मेरे दर्द के लिए बहत है। अपना अनुरोध भी वापस ले लो। जिस प्रतिष्ठा की रक्षा के विचार से तुम मेरा धन नहीं ग्रहण करती, उसी प्रतिष्ठा की रक्षा के विचार से इस जन्म में मैं विवाह नहीं कर सकता। हेमलता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुखी हूँ। अफसोस यही है, तुम्हें उस सुख में से कुछ भी नहीं दे सकता। हेमलता कुछ देर धरती पर पड़ी रही। बसंतलाल कुछ देर सोचते बैठे रहे, फिर आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, उठो लता, तुम महावीर स्त्री हो, तुम धन्य हो, मुझे हंसकर विदा दो, मैं जा रहा हूँ। हेमलता उठ खड़ी हुई। उसने आंचल सिर पर खिसकाकर ठीक किया। उसकी आंखों में वेदना और करुणा नाच रही थी। उसने कहा, जा ही रहे हो? हाँ लता। कभी पत्र लिखूं? नहीं, ऐसा कभी न करना। कभी मिलोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। कुछ देर वह चुप रही। उसके नेत्रों में एक अद्भुत ज्योति चमकी। उसने धरती पर बैठकर बसंतलाल के चरण छुए, माथा टेका, फिर कहा, आशीर्वाद तो दोगे सदैव। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी हेर फेर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।